नमस्कार मित्रों। आज के इस अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में के बारे में पढ़ेंगे। ये विज्ञान का पहला पाठ है अपना, और ये रसायन विज्ञान से संबंधित जो है पहले जो हमारे 5 पाठ है वो रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो जिसमें सबसे पहला जो पाठ है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं व समीकरण। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें कुछ थोड़ा जो है समझने से पहले कुछ पहले का ज्ञान हमें होना चाहिए, और वो है परिवर्तन क्या होते हैं। कि हम अपने चारों ओर प्रकृति में देखें तो बहुत सारे परिवर्तन हर दिन प्रतिदिन देखते हैं। जैसे दूध से दही बन जाता है, जैसे हम देखते हैं कि एक जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई, या हमने लकड़ी है उसको जलते हुए देखा, ठीक है, लकड़ी से कोयला बन गया। इसके अलावा मौसम में ऋतुओं में बदलाव देखते हैं। बहुत सारी चीजों के हम आकार आकृति में उनके बदलाव देखते हैं। पानी से बर्फ बनती है, पानी को गर्म करें तो उसका जो है भाप बन जाती है। घी को हम पिघलते हुए देखते हैं, घी को हम जमते हुए देखते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब होने वाले परिवर्तन है। और हमने प्रकृति में होने वाले जो परिवर्तन है उनको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है। रसायन विज्ञान की दृष्टि से जो परिवर्तन है, जो पदार्थों में परिवर्तन हो रहे हैं, वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरे होते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव होना। उसके भौतिक गुण अगर बदल जाते हैं तो उस परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में कभी भी कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब जब बात आती है कि भौतिक गुण क्या होते हैं, तो भौतिक गुणों का अर्थ क्या है कि किसी भी पदार्थ के ऐसे गुण जिनको हम चखकर, जिनको हम सूंघकर, जिनको हम देखकर, जिनको जो है हम छूकर उनको पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार के, या सूंघ कर उनको हम पहचान सकते हैं, ऐसे जितने भी गुण हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उसके भौतिक गुण कहा जाता है। अब ये भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? हम देखकर क्या पहचान सकते हैं? किसी भी वस्तु का, पदार्थ का रंग पहचान सकते हैं, उसका आकार पहचान सकते हैं, उसकी आकृति पहचान सकते हैं, उसकी अवस्था पहचान सकते हैं। अवस्था मतलब भौतिक अवस्था, जैसे वो पदार्थ ठोस है, द्रव है या गैस है, उसको पहचान सकते हैं। किसी भी पदार्थ को सूंघ कर हम क्या पहचान सकते हैं? उसकी गंध पहचान सकते हैं। उसको छूकर उसका तापमान पहचान सकते हैं, वो कठोर है या नरम है, इसको हम पहचान सकते हैं। तो ये से जो है किसी भी पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। और अगर किसी भी स्थिति के अंदर, किसी परिवर्तन में अगर पदार्थ के केवल भौतिक गुण बदलते हैं तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लो कि कोई कागज है, उस कागज को हमने किसी कलर से पेंट कर दिया तो उसका क्या बदला? उसका रंग बदल गया, लेकिन वो रहा तो कागज का कागज। हम यही कहेंगे कि भाई ये लाल कलर का कागज है, ठीक है। उसको पीले कलर से हमने किया तो हम कहेंगे कि ये पीले रंग का कागज है। लेकिन वो कागज जो पदार्थ है, उसका मूल पदार्थ क्या है? कागज। वो कागज लकड़ी में नहीं बदला, या वो कागज लोहे में नहीं बदल गया। तो इस प्रकार से उसके उसके कौन से गुण में बदलाव हुआ? उसके रंग में परिवर्तन हो गया, लेकिन उस पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आकार और आकृति में परिवर्तन होना। आपके पास में कोई कागज है या कोई लकड़ी है, उस लकड़ी के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसकी आकृति बदल गई। या कोई लोहे का, अपन देखते हैं कि जो सोना होता है, वो सोने की सोनार चेन बना देता है या उसकी अंगूठी बना दी, तो उसके आकार या आकृति में परिवर्तन। लेकिन सोना ऐसा नहीं है, जो पदार्थ है वो सोना ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने पानी को गर्म किया, उसका तापमान बढ़ गया, या हमने पानी को ठंडा किया, उसका तापमान क्या हो गया? कम हो गया। तो उसको हम छूकर पहचान सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। तो ये जो गुण है, ये सब क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है। और भौतिक गुणों के अंदर कभी भी कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे पानी से बर्फ का बनना, कागज का मुड़ना, ठीक है। किसी भी पदार्थ की आकृति में जो है बदलाव होना, किसी पदार्थ का रंग बदल गया। तो इस प्रकार से ये जो गुण है, इनको हम बोलते, इस प्रकार के जो परिवर्तन है जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और उसके केवल मात्र भौतिक गुण बदलते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वो आता है रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें उस पदार्थ के रासायनिक संगठन ही बदल जाए।
और उससे एक नए पदार्थ का निर्माण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। यानी रासायनिक परिवर्तन में एक नए पदार्थ, कोई एक नया पदार्थ बन जाएगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं था। और भौतिक परिवर्तन के अंदर केवल उसके भौतिक गुण बदलते हैं, जबकि रासायनिक जो परिवर्तन है उसके अंदर उसके रासायनिक गुण बदल जाते हैं। ठीक है, और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी को जलाया हमने और कोयला बन गया, तो लकड़ी और कोयला दोनों एक ही पदार्थ नहीं है, वो दोनों क्या है, नए पदार्थ है। ठीक है ना, अलग कोयला जो है वो लकड़ी से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन हुआ है वो किस कैसा होगा, रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीके से दूध से दही का बनना, अगर हमने दूध को रात को जमाया 4-5 घंटे तक हमने रखा है तो सुबह तक वो दही में जम जाता है। हम देखते हैं कि दूध और दही दोनों एक ही जैसे पदार्थ नहीं है। तो वहां पर हुआ क्या है कि दूध के अंदर कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के तहत वो दूध है वो किसमें बदल गया, दही के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग पढ़ते हैं कि भाई पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो पौधों में होने वाली ये जो प्रक्रिया है इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो जल है, सूर्य का प्रकाश है, ये मिलकर भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ये भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो श्वास लेते हैं, अब श्वास से नहीं, हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है, चाहे वो पाचन से संबंधित हो या पदार्थों के निर्माण से संबंधित है, ये सभी जितने भी प्रक्रियाएं हैं वो सब क्या होती है, ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। जिसमें एक प्रक्रिया है श्वसन की प्रक्रिया, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जाती है और वहाँ ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा से हम अपने शरीर जितने भी कार्य हैं वे सब करते हैं। तो ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ये भी अपने आप में एक जो है रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के परिवर्तन है। इस पाठ में हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, क्योंकि भौतिक परिवर्तनों के बारे में हम लोग अपने जो पिछली कक्षाएं हैं, जो छोटी कक्षाएं थी उसमें पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तनों के बारे में, ये रासायनिक परिवर्तन क्या है और इनकी पूरी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी रासायनिक परिवर्तन की जो घटना हो रही है इसको ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी, जैसे अभी हमने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन क्या हुआ था उसमें, रासायनिक परिवर्तन की जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो पानी है, सूर्य का प्रकाश है, उसने मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया। हमने लकड़ी को जलाया और उससे क्या बन गया, कोयला बन गया। तो ये जो घटना हो रही है इसी को हम बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कि कोयले के जलने की रासायनिक अभिक्रिया थी, या प्रकाश संश्लेषण की भोजन बनने की रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब विज्ञान के अंदर जब हम लोग लिखित रूप में उसका प्रदर्शन करते हैं कि इस पदार्थ ने मिलकर ये नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इस प्रकार से उसका जो लिखित रूप में प्रदर्शन होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का लिखित रूप में प्रदर्शन करना, ये क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण में हम किसका प्रदर्शन करते हैं, किन चीजों को बताते हैं, इस रासायनिक समीकरण में उस अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थ और उसमें जो नए बनने वाले पदार्थ होते हैं उनका हम प्रदर्शन करते हैं, कि इसमें कौन कौन से पदार्थों ने भाग लिया है, कौन से पदार्थ आपस में क्रिया कर रहे हैं और कौन से उसके अंदर नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको बताएं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों ने एक शब्द, यहाँ पर एक शब्द समीकरण लिखी हुई है रासायनिक अभिक्रिया की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये तो भाग लेने वाले पदार्थ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लिखा गया है इस पे हमने क्या लिखा है, नाम लिखे। रासायनिक अभिक्रिया जो समीकरण है इसको नाम के रूप में बताया है, तो इसको शब्द समीकरण बोलते हैं। लेकिन वास्तव में जब हम रासायनिक समीकरणों का विज्ञान में, रसायन विज्ञान में प्रदर्शन करते हैं तो वहां पर हम कभी भी उसके किसी भी रसायन के या किसी भी जो भी पदार्थ है उसके नामों का उपयोग नहीं करके वहां पर उसके प्रतीकों का उपयोग किया जाता है।
ताकि उसमें भाग लेने वाले सभी अणु और परमाणुओं की हमको उसमें अच्छे से जानकारी हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया, देखिए इसको किस तरीके से लिखा गया है। इसके अंदर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, मैग्नीशियम और एक है HCl। HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर दो नए पदार्थों का निर्माण किया, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए कि एक रासायनिक जो समीकरण है, इसको हम लोग प्रतीकों के रूप में लिखते हैं, पहली चीज। दूसरा देखिए कि किसी भी रासायनिक समीकरण में जो पदार्थ भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक। ठीक है, और जो नए पदार्थों का निर्माण उसके अंदर होता है वो कहलाते हैं उत्पाद। जो पदार्थ, जिन पदार्थों ने भाग लिया है उनको बोलते हैं अभिकारक, और जो पदार्थ नए बने हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखिए कि दो अभिकारक है, तो जब हम एक से ज्यादा अभिकारकों को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। मान लीजिए कि तीन है, तीन अभिकारक है तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C। ठीक है, चार है तो हम लिखेंगे A प्लस B प्लस C प्लस D। ऐसे करके उनको प्लस से जोड़ के लिखा जाता है। इसी तरीके से उत्पाद अगर एक से ज्यादा है तो उनको भी हम लोग क्या करते हैं कि जो है एक सब को प्लस प्लस से जोड़कर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन दो उत्पाद है, तो हमने क्या किया कि इनको मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन लिखा। अगर तीसरा कोई और होता तो प्लस करके और लिख देते, चौथा होता तो प्लस करके हम और लिख देते। तो इस प्रकार से अभिकारक और उत्पादों का प्रदर्शन इसमें किया जाता है। अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के बीच में एक तीर का निशान बनाया जाता है, और ये तीर के निशान की जो दिशा है वो हमेशा उत्पाद की ओर होती है। ये हमेशा एक, ये रासायनिक समीकरण को लिखने का एक तरीका होता है। हमेशा रासायनिक समीकरण के अंदर जो बाई तरफ है वो हमेशा अभिकारक होते हैं, और दाई तरफ हमेशा क्या लिखे जाते हैं, उत्पाद लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों का प्रदर्शन किया जाता है। कुछ और रासायनिक समीकरण मैं आपको बता रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पर आप देखे हैं, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी कि पहला कि रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसमें उसके प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, पहली चीज। दूसरा कि उसके अंदर जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनको प्लस करके जोड़ दिया जाता है। एक से ज्यादा उत्पाद है तो उनको हम लोग प्लस करके क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है यहाँ पर, कार्बन और ऑक्सीजन, और इन दोनों ने अभिक्रिया की आपस में और एक नया उत्पाद का निर्माण कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर हमने इसका नाम नहीं लिखा है, वास्तव में जो अभिक्रिया लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं, उसके अंदर उसके सूत्रों का, उसके प्रतीकों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या, H2SO4, और कॉपर ऑक्साइड CuO उसका सूत्र है। ये सूत्र जो है वो हम लोगों को याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इनको हमने प्लस करके क्या कर दिया, जोड़ दिया। और इसी प्रकार से दो उत्पाद जो बने हैं, कॉपर सल्फेट और जल, इनको भी हमने प्लस करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये रासायनिक समीकरणों को लिखने का तरीका होता है कि इसके हमेशा हम लोग बाईं तरफ अभिकारकों को लिखेंगे, दाईं तरफ उत्पादों को लिखेंगे। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान किया जाता है, और ये तीर का निशान है वो हमेशा उत्पाद की ओर रहेगा। तो ये केमिकल जो भी रासायनिक समीकरण है उसके प्रदर्शन का तरीका होता है। ठीक है, इसके बाद में आप देखें कि और क्या विशेषताएं होती है रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण की क्या विशेषता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण के अंदर भाग कौन ले रहा है, अणु या परमाणु। जैसे ये मैग्नीशियम परमाणु है, HCl देखें तो HCl दो प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो अब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर देखें तो जो परमाणु अभिकारकों में होंगे वही के वही परमाणु किसमें होंगे, उत्पाद के अंदर। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कभी भी ना तो कोई नया परमाणु आता है और ना कोई परमाणु विलुप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि भाई अभिकारक के अंदर तो यहाँ क्लोरीन है लेकिन उत्पाद में क्लोरीन है ही नहीं, या हम यहाँ कहें
कि भाई यहाँ पर जो है हाइड्रोजन थी, यहाँ पर हाइड्रोजन गायब हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। जो परमाणु अभिकारकों में होंगे वही के वही परमाणु क्या होंगे, उत्पाद के अंदर भी होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है। क्या कोई नया परमाणु इसके अंदर आया? नहीं आया, ना कोई परमाणु विलुप्त हुआ। ऐसा नहीं होगा कि भाई यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ से हाइड्रोजन गायब हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन आ गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई नया, न तो कोई नया परमाणु आता है और न कोई परमाणु विलुप्त होता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि जो रासायनिक समीकरण होती है, इसके अंदर अगर हम परमाणुओं की संख्या देखें तो हर परमाणु की संख्या, जैसे मैग्नीशियम परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, क्लोरीन परमाणु, इसकी संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों में बराबर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको अभी इसमें ये रासायनिक अभिक्रिया आप देखें, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ पर अभिकारकों के अंदर हाइड्रोजन की संख्या देखें तो 2H2, 2H2 का मतलब क्या है, कितने हैं? 4। 2H2 यानी H के 2 परमाणु और इसका डबल हुआ तो कितने हो गए? 4 परमाणु। और यहाँ पर भी जल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं अभिकारकों में? टोटल आपको देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 हो 2। तो इस प्रकार की जो समीकरण होती है जिसके अंदर अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है, हर परमाणु की जो संख्या है वो क्या हो? बराबर हो। तो इस प्रकार की रासायनिक समीकरण को हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और अगर ये समीकरण में उत्पाद में और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो इस प्रकार की जो समीकरण है उसको हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर आप देखिए, इस रासायनिक समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम अभिकारकों में कितना है? अभिकारक में टोटल मैग्नीशियम कितना है? 1। यहाँ पर भी कितना है? 1। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं आप देखो, क्लोरीन 1 है, लेकिन आप अगर उत्पाद में देखेंगे तो क्लोरीन कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, इसी तरीके से अभिकारकों के अंदर कुल हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 2। तो इस प्रकार से ये जो रासायनिक समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इस प्रकार की समीकरणों को हमें संतुलित करना पड़ता है और उसके लिए एक विधि काम में ले जाती है, वो आती है हिट एंड ट्रायल विधि। ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल विधि उसके अंदर काम में ली जाती है और उस विधि के द्वारा ही हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो हमारी अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम रासायनिक समीकरणों का संतुलन पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।